यकीनन मैं था, टिकट नहीं मिला। मैं उसके बाद भी एमआईएम का दामन नहीं छोड़ा हूँ। मैंने एमआईएम में कल भी था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह आगे भी हैं। जब से वो लोग आरजेडी में गए, कुछ आपने एक्टिविटीज़ देखा होगा, कुछ मीडिया को आज तक फेस किया होगा नहीं, लेकिन वाहिद एक शख्स है जनाब अख्तुल ईमान साहब, जो अकेला मर्द मुजाहिद, एक अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा है बिहार विधानसभा में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपना गांव का एक नया एपिसोड चल रहा है, रियल टॉक विथ राही। इसमें हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत करते हैं। लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है, किशनगंज लोकसभा में अभी असमंजस है सीट को लेकर के, महागठबंधन इंडिया गठबंधन का, कि टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकट डॉक्टर जावेद को ही मिलेगा, क्योंकि टिकट का असल हकदार वो है। क्योंकि जब 40 सीट में 2019 में जो इलेक्शन हुई थी, 40 सीट में से एक ही सीट किशनगंज, जिसको बचा करके ले आने का काम डॉक्टर जावेद ने किया था। वह अलग बात है कि लोगों की मजबूरी थी, क्या लोग वोट किए थे मजबूरी में किए थे या ऐसे किए थे, लेकिन यहाँ से डॉक्टर जावेद साहब टिकट को और सीट को यहाँ से बचा के ले गए थे, इसलिए टिकट उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस के लोगों का मांग है। सब बात एक तरफ, एनडीए इंडिया का जो अभी लड़ाई चल रहा है टिकट को लेकर के, वो अपने तरफ। लेकिन आज हम जिस शख्स से आपसे को मिलाने जा रहे हैं, ये वो चेहरा है जिसको आप भली भांति जानते हैं। नाम इनका असद इकबाल है और ये इसका इकबाल ही बुलंद है। 2020 में इलेक्शन की तैयारी की, एमआईएम के प्रत्याशी बन करके कुछ कारणवश टिकट नहीं मिल सका, टिकट किसी और को मिला। उसके बाद एक बार और हम लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया था, उस समय भी वो एमआईएम में थे। जबकि पार्टी जब डिसाइड की टिकट किसी और को मिल गया तो बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ दिए, बहुत सारे लोग अख्तुल ईमान को छोड़ दिए। असद इकबाल साहब कल खड़े थे एमआईएम के साथ, क्या आज भी खड़े हैं? और आने वाला लोकसभा को लेकर के इनका क्या कुछ प्लानिंग है, इन लोग का क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, उन सभी बातों पर हम लोग आज बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज राही साहब, आपका अपना गांव चैनल में मुझे मौका देने का, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप एमआईएम के नेता थे, एमआईएम में आप काम किए, यहाँ तक कि आप विधायक के तैयारी भी किया विधानसभा का, टिकट नहीं मिल पाया आपको, उसके बाद भी अब एमआईएम में थे। क्या अब भी एमआईएम में हैं आप? और अगर एमआईएम में है तो क्यों है अभी तक? देखिए, एमआईएम में होने का वजह, एमआईएम पार्टी को मैंने क्यों ज्वाइन किया, एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलता है, हक हकूक़ की बात करता है। ये सच्चाई है, चाहे वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, चाहे वो हमारे जनाब अख्तुल ईमान साहब हो, क्योंकि दोनों इंसान को मैं शुरू से काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है। उन दोनों को अपने पढ़ाई के दौरान ही मैं अख्तुल ईमान साहब से काफ़ी मुतासिर था, स्टूडेंट लाइफ से ही, क्योंकि वो हमेशा बिहार विधानसभा में डंकी की चोट पे हमारे यहाँ की समस्याओं को वहाँ उजागर करने का काम कर रहा था। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब को जब मैंने लोकसभा में, पार्लियामेंट में दहाड़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसे शख्सियत के साथ चलना चाहिए जो समाज के हक हकूक़, पिछड़े हुए लोगों की दुख दर्द की बात करता हो, समाज को आगे बढ़ाने की बात करता हो। ऐसे रहनुमाओं के साथ मुझे रहना चाहिए, ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। इसी को लेकर के जब 2015 में एमआईएम पार्टी आई सीमांचल में, तो तभी से मैं जनाब अख्तुल ईमान साहब के दामन को पकड़ करके उसके साथ चलने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आप एमएलए का कैंडिडेट भी थे, लेकिन मैं था, टिकट नहीं मिला। मैं उसके बाद भी एमआईएम का दामन नहीं छोड़ा हूँ। मैंने एमआईएम में कल भी था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह आगे भी हैं। और रही सवाल है कि थोड़ी सी मेरी इधर एक्टिविटीज़ कम हुआ है, ये सच्चाई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, तालीमी इदारा चलाने का काम कर रहा हूँ, तो मेरी मशगूलियत ज़्यादा इधर आती है। लेकिन मैं जनाब अख्तुल ईमान साहब के साथ हूँ, 2024 में उनके साथ हूँ। इलेक्शन की तैयारी में, रणनीति में हम लोग अब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मैदान में बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हालात के तहत बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीमांचल में एमआईएम पार्टी की ज़रूरत है। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे जो 4 एमएलए
आरजेडी में चले गए, क्या आपको लगा जब वो आरजेडी में नहीं थे, जब वो चारों जब एमआईएम में थे, उन लोगों का एक्टिविटीज़, उन लोगों का क्रियाकलाप विधानसभा के बाहर अलग अलग मुद्दों को लेकर के आता था, लेकिन क्या जब से वो लोग आरजेडी में गए कुछ आपने एक्टिविटीज़ देखा होगा, कुछ मीडिया को आज तक फेस किया होगा? नहीं। लेकिन वाहिद एक शख्स है जनाब अख्तुल ईमान साहब, जो अकेला मर्द मुजाहिद, एक अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा है बिहार विधानसभा में। ऐसे इंसान को किशनगंज लोकसभा की आवाम को मौका देना चाहिए कि वो क्या है अख्तुल ईमान साहब को, क्या वो 4 एमएलए जा सकते थे आरजेडी में? क्या इनको ऑफर नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ऑफर। मुझे मालूम है जब 2019 में भी इनको आरजेडी का टिकट से इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी ऑफर हुआ था कि छोड़ दो आप एमआईएम, आ जाओ आरजेडी में। अभी चारों एमएलए गए, पहले तो इन्हीं पे ही, क्या इन्हीं को ही तैयार किया जा रहा था, इन्हीं से बात हो रही थी कि आप एमआईएम छोड़ करके अपना 5 आप लोग आ जाओ हमारे आरजेडी में। लेकिन बड़ी वजारत का भी इनको लालच दिया कि आपको एक बड़ा मिनिस्ट्री दे रहे हम, लेकिन किसके लिए? आखिर वो नहीं लिया मिनिस्ट्री किसके लिए? वो चाह रहे हैं कि एक अलग तरीके की सियासत का यहाँ आगाज़ हो, एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स का यहाँ शुरुआत हो, ताकि हम जो ये सीमांचल की जो बदहाली है, जो सीमांचल के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो छलावा हो रहा है, इनके लिए हम लड़ें और आने वाले नस्लों को एक पैगाम दे के जाएँ कि हम हमेशा समाज के हक हकूक़ के लिए लड़ें, पिछड़े हुए लोगों के ले रहे हैं, पिछले तबकात के ले रहे हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हुआ हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो। आज सीमांचल की हालात को देखिए आप। इलाके में क्या, यकीनन आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाते हैं, मैं भी इलाके का दौरा करता हूँ। क्या हमारे लोग, क्या इंसान क्या सही तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे पास वो सारी सहूलियात हैं? आप जाके देखिए, पटना में ओवरब्रिज, मेट्रो, सब कुछ है। आप नालंदा जाइए, गया जाइए, क्या हमारे किशनगंज सीमांचल में नहीं हो सकता है? आज सीमांचल के लोगों को सही पानी तक नहीं मिलता है पीने के लिए। सीमांचल में रोजगार का आयाम नहीं है। पर कैपिटा इनकम को देखिए हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ तालीम का क्या हालत है, हमारे यहाँ सेहत का क्या हाल है, यहाँ हॉस्पिटल का क्या पोजीशन है। क्या दरभंगा में एम्स बन सकता है, सुपौल में बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज बन सकता है, सहरसा में, मुजफ्फरपुर में, क्या किशनगंज सीमांचल में नहीं बन सकता? क्या है? क्या अररिया, कटिहार, किशनगंज में कोई सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया? आपने जगह जगह मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। क्या सीमांचल की आवाम आपको वोट नहीं देता? क्या सीमांचल के लोग सरकार को टैक्स नहीं देती? आखिर सीमांचल की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? इसी नाइंसाफ़ी को लेकर के जनाब अख्तुल ईमान साहब शुरू से लड़ रहे हैं। जब वो आरजेडी में थे तब से लड़ रहे हैं और तब से हम उनको वाच कर रहे हैं। तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे सियासी उस्ताद जनाब मरहूम मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब रहे हैं, कि मैंने कि इनके बाद कौन। उसके बाद मैंने अख्तुल ईमान साहब का दामन पकड़ा और आज उनके साथ चल रहे हैं। और मैं अच्छा साहब, एक बात और, आपने कहा कि सरकार ने बीएड कॉलेज नहीं दिया, एम्स नहीं खोला, बहुत सारी बातें आपने बोली। ठीक है, उन्होंने नहीं दिया, वादे तो आपके भी थे। 2019 के इलेक्शन में भी वादे थे कि ओवैसी स्कूल खुलेगा, ओवैसी हॉस्पिटल खुलेगा। 2020 में भी ये वादे हुए। लेकिन सर, हमको एक बात ये बताइए कि ये वादे बन के क्यों रह जाते हैं? वादे सरकार भी करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, वादे आप भी करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो आप में और सरकार में फिर क्या फ़र्क रह गया? देखिए, ये बात सही है। देखिए, वादा यकीनन किया जाता है, वादा किया गया भी है, लेकिन मैं शायद इसको नहीं सुना हूँ। लेकिन क्या होता है कि आप एमआईएम को इक़्तिदार दिया सीमांचल के अवाम ने, अभी वो अपना पैर ही पसारा था, तब तक इन लोगों ने छोड़ के चला गया। कोई भी काम को होने के लिए एक अदर स्टेट से आकर के कोई दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको पूरा करना पड़ता है। यकीनन उनके लिए लगे हुए हैं, कुछ काम उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह होने वाला है। लेकिन ये काम सरकार का है ना। आप एमएलए एमपी क्यों चुनते हैं? एमएलए एमपी क्यों चुनते हैं? हम अपनी सरकार से, अपने एमएलए एमपी से ही उम्मीद करेंगे ना। हम अपनी सरकार से उम्मीद करेंगे ना। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे एमएलए क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है, विधानसभा जब इलेक्शन चल रहा था, श्री जनाब तेजस्वी यादव साहब ने क्या ऐलान किया था कि हमने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल विकास आयोग, आई थिंक। क्या उन्होंने, सरकार है उनकी, सरकार बने, क्या उन्होंने दिया आपको कुछ? दिया कुछ? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का उन्होंने इनेकाद किया, उनको बनाया। आज हमारे यहाँ के सारे एमएलए सरकार में हैं, चारों एमएलए, किशनगंज के चारों एमएलए सरकार में है।
महागठबंधन में है, महागठबंधन की सांसद भी सरकार में, सांसद भी सरकार में है। क्या हो रहा है किशनगंज में? कौन सा तरक्याती काम हो रहा है? आज जाइए आप हॉस्पिटलों में, कितने परेशान हैं यहाँ की अवाम। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं अगर बीमार आदमी है तो वो हमारे किशनगंज में है। लोग परेशान हैं, तरस थाल है। आज हमारे तालीमी निज़ाम को देखिए। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक अलग ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार सरकार और ख़ास करके ये जो आरजेडी, कांग्रेस, जदयू, ये लोग जो अपने वक्त अपने मुफाद के लिए लोग गठबंधन बनाते हैं, ये लोग जानता है कि बीजेपी के बरक्स हमेशा यहाँ के लोग वोट करेगा, खास करके सीमांचल का, और इसी का फ़ायदा ये लोग हम लोग का उठाते आया है। अगर आप ही बताइए, जब 2 विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें आरजेडी का 3-4 सीट और ज़्यादा आ जाता, ये पाँचों अगर गठबंधन में सपोर्ट कर देते तो उस वक्त आरजेडी की सरकार बन जाती जी। आरजेडी कांग्रेस मिला के इन लोगों की सरकार बनती तो क्या एमआईएम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलता कि नहीं मिलता? जरूर। अगर एमआईएम का और 3-4 सीट आ जाता सरकार बन सकती थी। मैं कह रहा हूं कि एमआईएम कभी सरकार नहीं बना सकती है, यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे वजह से सरकार बने और ना बने, हम ऐसा फैसला कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। आप वही हैदराबाद देखिए, आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में वहाँ की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को हर चीज़ों पे मनवा लेते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खड़ा किया है। आप केरल का मिसाल लीजिए, केरल में आप बताइए, कांग्रेस राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं सेफ जोन नजर नहीं आया। उनको मालूम है कि मैं अगर केरल जाऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा। उन्होंने केरल गया, मुस्लिम लीग से गठबंधन किया और वायनाड से वो आज MP है। जो उसका पुश्तैनी सीट था वो वहाँ से हार सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने वहाँ बहुत मेहनत की है। उन लोगों ने अपनी वहाँ एकता को बहुत मजबूती से खड़ा किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान मजबूत है तो वो केरल का मुसलमान है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बनाया है। क्या किया उन्होंने? कई बार कोई भी सरकार किसी के भी बने, इनके मुस्लिम लीग के बगैर सरकार नहीं बनती है। तो हम जो एमआईएम में ज्वाइन होने का मेरा यही रीज़न था कि अगर एमआईएम यहाँ 15 से 20 सीट अगर जिस दिन लेके आ जाती है तो हमारे बगैर, एमआईएम के बगैर बिहार विधानसभा में सरकार नहीं बन सकती। ये जिधर जाएगा सरकार उधर बनेगी। तो उसके लिए आप डिमांड रख सकते हैं। अगर 3 से 4 सीट अगर विधानसभा इलेक्शन में आ जाता तो एमआईएम सपोर्ट कर देती, सरकार बन जाता। अगर एमआईएम डिमांड कर लेते कि हमको शिक्षा अंदर आने दीजिए तो मानना पड़ता। हम लोग ये चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ खास करके, इसलिए मैं एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अख्तर उल इमान साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए बात करते हैं अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, कि देखा जाए तो कहीं एमआईएम अपना विधायकों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कहीं पे अपना जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। जी, जमानत इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि डुमरी विधानसभा जो झारखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इस बार उपचुनाव हुआ और वो डुमरी विधानसभा में नोटा से भी कम वोट लेके आया है एमआईएम पार्टी। सर, कहीं आप लोग विधायक नहीं बचा पा रहे हैं, कहीं जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा किशनगंज की बात कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं। पिछले बार आपके पास केडर भी ज़्यादा था, आपके पास वर्कर भी ज़्यादा था, पिछले बार आपके पास वोटर भी ज़्यादा था, फिर भी आप लोग इतना हवा के बावजूद, आंधी के बावजूद आप लोगों ने तीसरे नंबर में आने का काम किया। क्या लगता है इस बार आप लोग सीट निकाल पाइएगा? देखिए, जब बिहार विधानसभा इलेक्शन हुआ 2020 में, तो यही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम ने ही वोट दिया जी, है ना, एमआईएम को। अवाम तो एमआईएम को दिल से पसंद करती है, दिल से चाह रही है कि जनाब अख्तर उल इमान साहब को MP बनाया जाए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सियासी क़यादत है उसको मजबूत किया जाए। अवाम तो एमआईएम के साथ है सर। अब कुछ लोग बेवफाई कर जाएंगे, अब उनकी बेवफा बनने की में क्या मजबूरियाँ होंगी मैं नहीं कह सकता। क्यों गए वो खुद जानेंगे इस बात को, उसका फैसला अवाम करेगी। लेकिन अवाम साथ है। आप केडर की बात कर रहे हैं, जो लोग भी एमआईएम के दीवाने हैं, एमआईएम के चाहने वाले हैं, अख्तर उल इमान साहब के सहदाइयों में हैं, वो लोग उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग अपनी अपनी मशगूलियात में मशगूल हैं, अपने अपने कामों में मशगूल हैं, लेकिन जब भी अख्तर उल इमान साहब आवाज़ देते हैं अपने सिपाहियों को, वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस बार देखिएगा अवाम की मोहब्बत, अवाम का साथ है जनाब अख्तर उल इमान साहब के साथ। और यकीनन पिछली बार कुछ कमियाँ रही होगी, कुछ रणनीति बनाने में हम लोग शायद फेल हुए होंगे, लेकिन इस बार अवाम की मोहब्बत, अवाम का ताउन एमआईएम के साथ जनाब अख्तर उल इमान साहब के साथ हैं। और देख रहे हैं हमारे जो मौजूदा MP हैं, सांसद हैं, उनके काम क्या है नहीं है हम क्या बताएंगे। अवाम बहुत बेदार हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन कितना क्या कर रहे हैं।
बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस बार क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ जगह जगह, तो पता चलता है ना, अख्तरुल ईमान साहब को इस बार पार्लियामेंट ज़रूर भेजेंगे। और इंशाल्लाह उसके लिए जो इलेक्शन का जिस तरह की तैयारियां हैं वो हम लोग लग चुके हैं। MIM की पूरी टीम लगी हुई है, जगह जगह जाके फिर हम लोग अपना जो कैडर है उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ असद इकबाल साहब थे जो कि MIM के कारकुन हैं, प्रत्याशी भी रह चुके हैं और साथ साथ में एक स्कूल चलाते हैं जो लहरा चौक में स्थित है, ईदू मिशन स्कूल, और शिक्षा पे काम करते हैं। आज उनसे बातचीत हो रही थी क्योंकि MIM के कारकुन है, MIM को लेकर बातचीत हो रही थी कि MIM का आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। देखना दिलचस्प रहेगा लोकसभा 2024 क्या MIM जीत पाएगी यहाँ से। उलीमान साहब हैं जो कि MIM से कैंडिडेट हैं। अब क्या इस बार लोग उसको चांस देंगे, क्या इस बार लोग उनको पसंद करेंगे, क्या इस बार लोग उनको पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उनके लोगों का कहना है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जबकि असद इकबाल साहब पिछले 2 साल से साइलेंट मोड में थे। अब वो फिर से अगर आ रहे हैं ट्रैक में तो दिलचस्प होने वाली है आने वाला इलेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे और एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, खुदा हाफिज़।